हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर नुवामा वेल्थ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, तो देखेंगे नंबर्स कैसे हैं एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। सो नुवामा वेल्थ को हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थर्ड क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। कंपनी का ग्रोथ वगैरह काफी अच्छा था एंड वैल्यूएशन बहुत डिसेंट था, तो एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी। अब वहां से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी 50-60% का रनअप दे चुका है, लेकिन पॉइंट क्या है कि अभी भी इसका वैल्यूएशन काफी लुक्रेटिव लगता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के सेकंड क्वार्टर में कैसे नंबर्स आए हैं, बिकॉज अगर वो परफॉर्मेंस ठीक है एंड आगे का आउटलुक अच्छा लगता है तो ये री रेटिंग जो है स्टॉक का वो ऑफकोर्स कंटिन्यू रहने का बहुत ज्यादा हाई चांस बन जाता है। सो नुवामा का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये एक डाइवर्सिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे आप आनंद राठी को देखते हो तो वो कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफर करते हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स के अंदर ही कंपनी डील करती है। लेकिन जब हम नुवामा वेल्थ की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी के बेसिकली 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है इनका वेल्थ मैनेजमेंट का। वेल्थ मैनेजमेंट में ही कंपनी के 2 डिवीजन है। जो पहला डिवीजन है वो है नुवामा वेल्थ का। नुवामा वेल्थ में कंपनी क्या करती है, HNIs और एफ्लुएंट्स कैटेगरी के क्लाइंट्स को ये केटर करते हैं नुवामा वेल्थ के अंदर। देन इसमें जो दूसरा डिवीजन है वो है इनका नुवामा प्राइवेट का। नुवामा प्राइवेट में इस कंपनी के टारगेट क्लाइंट्स है आपके अल्ट्रा HNI, फैमिली ऑफिसेज, देन आपके जो CXOs होते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, ये सारे इनके टारगेट क्लाइंट्स हैं नुवामा प्राइवेट वाले सेगमेंट के अंदर। तो ये पहला सेगमेंट है इनका वेल्थ मैनेजमेंट का। दूसरा इनका सेगमेंट है एसेट मैनेजमेंट का। अब ये जो नुवामा वेल्थ का जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है, इसको आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ में ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इन्होंने ये जो एसेट मैनेजमेंट का सेगमेंट क्रिएट किया है, ये स्पेसिफिक नीड बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करने के लिए क्रिएट किया है। तो 2-3 साल पहले ही इन्होंने ये वाला डिवीजन स्टार्ट किया है, और इसके पीछे मैनेजमेंट का पर्पस ये था कि इनके जो वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में जो क्लाइंट्स हैं, उनको जो स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की उनको रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक तरीके का इन्वेस्टमेंट उनको करना है। सो वो कहाँ से होगा, इनकी जो एसेट मैनेजमेंट आर्म है वो उस तरीके का एक स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रोडक्ट क्रिएट करेगी एंड ऑफ कोर्स वहां से दोनों बिजनेसेस के बीच में एक अच्छी सिनर्जी डेवलप होगी। तो ये इनका पर्पस था। अब इनका जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है वो अभी वैसे तो लॉस मेकिंग है, लेकिन इसका ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है पिछले 2-3 सालों में, और अभी भी लास्ट का भी 2-3 क्वार्टर देखें तो काफी अच्छे पेस पे इनका AUM ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, एंड आई थिंक 1-2 साल में ये बिजनेस भी इनका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब जो इनका तीसरा सेगमेंट है वो है कैपिटल मार्केट का। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, बिकॉज जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो क्या एक माइंड में आता है कि ये तो बहुत हाईली सिक्लिकल वाला डिवीजन है, बिकॉज इसमें ऑफकोर्स जो आपका रेवेन्यू का डिपेंडेंसी है वो डील के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। अब कैपिटल मार्केट में नुवामा वेल्थ के 2 सेगमेंट है। पहला है इनका इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी का, जहां पे ये कस्टोडियन का काम करते हैं। ये PMS हो गए, आपके AIFs हो गए, या और भी जो इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं। दूसरा डिवीजन है इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। अब मैनेजमेंट ने पिछले कुछ कॉन कॉल में इस चीज को क्लैरिफाई भी किया था कि कैपिटल मार्केट का अगर आप रेवेन्यू टर्म्स में डिपेंडेंसी देखोगे नुवामा की, तो इनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। 60% के आसपास रेवेन्यू इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बिजनेस से आता है। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं, तो इस वाले बिजनेस में ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो अर्निंग है वो इनका आता है कस्टोडियन वाले बिजनेस से। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बिजनेस है वो तो ऑफकोर्स सिक्लिकल है। उसमें आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है, जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा IPO लेकर के आती है, फंड रेजिंग होती है मार्केट के अंदर, मर्जर एक्विजिशन बायबैक, इस तरीके की जब एक्टिविटी होती है कैपिटल मार्केट में, तब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस को इनका अच्छा रेवेन्यू मिलता है, अच्छा डील मिलता है, ग्रोथ वगैरह मिलती है। लेकिन जो कस्टोडियन वाला बिजनेस है वो सेक्युलर बिजनेस है, वो सिक्लिकल नहीं है, वो सेक्युलर बिजनेस है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि क्योंकि हमारी अर्निंग की डिपेंडेंसी उस वाले बिजनेस पे ज्यादा है, तो कल को चल के अगर ये कैपिटल मार्केट के बिजनेस में थोड़ा सा डाउन टर्न भी आता है, यानी यानी क्या कि कल को चल के फॉर एग्जांपल IPOs आने बंद हो गए या आपकी मार्केट की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई, तो इनके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि अभी आप अगर आप नुवामा का परफॉर्मेंस देखोगे तो इनके कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस से बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो माइंड में क्या आता है कि ये सिक्लिकल बिजनेस हो गया, यानी कि अगर कल को कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई तो नुवामा का ग्रोथ बिल्कुल ही घट जाएगा, प्रॉफिट भी घट जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ने उसको बार बार क्लैरिफाई किया है कि अगर कैपिटल मार्केट का बिजनेस हमारा 10% से गिरता है, उसका रेवेन्यू 10% से गिरता है,
तो ओवरऑल बिजनेस के ऊपर जो उसका इंपैक्ट पड़ेगा तो हार्डली वो 2-3% के आसपास पड़ेगा। तो उसकी जो डिपेंडेंसी है कैपिटल मार्केट के ऊपर वो काफी ज्यादा कम है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, बिजनेस मॉडल है नुवामा वेल्थ का। अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट कैसा आया, कैसा इन्होंने परफॉर्म किया है, एंड उसके बाद आगे का अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करेंगे। सो रिजल्ट वाइज अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अगेन बहुत अच्छे ग्रोथ आई है कंपनी की। 50% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है सेकंड क्वार्टर के अंदर। और ये जो फर्स्ट हाफ अभी तक कंप्लीट हुआ है FY25 का, इसमें 55% की ग्रोथ इन्होंने डिलीवर करी है। ये जो आप 50% का ग्रोथ देख रहे हो नुवामा का, ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने अपनी जो लीडरशिप पोजीशन है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उस लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करा है। सो अभी तक जितने भी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, आनंद राठी, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो, 361, इन तीनों चारों कंपनी में सबसे ज्यादा ग्रोथ अब किसका आ गया है? नुवामा वेल्थ का। तो जब हम किसी स्टॉक की री रेटिंग की बात करते हैं कि री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है, वो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा सॉलिड क्या बनाता है, सॉलिड केस क्या बनाता है? अगर वो बिजनेस, अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में हाई पेस पे ग्रो कर रहा हो। तो अगर आप एग्जांपल के लिए मान लो कि नुवामा का ये जो 50% का ग्रोथ है, ये 50% का ना होकर के 20 का या 25% का ग्रोथ होता, तो आपको देखने में तो लगता है कि बिजनेस 20-25% पे ग्रो हुआ है। लेकिन इनका जो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है वो फिर उतना ज्यादा सॉलिड नहीं रहता, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी फिर 361 या फिर वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो के केस में ज्यादा अच्छे से चले जाता है, बिकॉज उनका ग्रोथ जो है वो 40-45% पे आ रहा है। तो अब जो नुवामा ने ये 50% का ग्रोथ करा है, ये इनकी लीडरशिप पोजीशन को और वो जो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी है उसको और ज्यादा सॉलिड करता है। यानी कि चांस इनका अब कंटिन्यू रहेगा, सबसे ज्यादा चांस इन्हीं के पास रहेगा कि मार्केट पहले इसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा। सो इस टर्म्स में, इस पर्सपेक्टिव में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप किसी इंडिविजुअल बिजनेसेस को एनालाइज कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, हम नंबर देख लेंगे लेकिन कुछ सेंस नहीं बनेगा कि अपॉर्चुनिटी कहां पे ज्यादा है। तो इसीलिए ये ग्रोथ काफी अच्छा आया नुवामा का। देन दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 77% से ग्रो हुआ है सेकंड क्वार्टर में। और अगर हम इसको फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 को देखें तो उसमें प्रॉफिट इनका डबल हो गया है। FY24 के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में पैट कंपनी का डबल हो गया YOY लेवल पे। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज नुवामा को कंटिन्यूसली मिल रहा है। मैनेजमेंट ने पास्ट में बहुत बार अपने कॉन कॉल्स में बोला है कि क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर करी है अपने अलग अलग बिजनेसेस के अंदर, तो अब जाके स्केल के साथ में हमको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है वहां पे, जिससे हमारा पैट ग्रोथ काफी अच्छे रेट पे आने वाला है अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। और देन इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें तो वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है इनका वो 24% पे ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। एंड कैपिटल मार्केट का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यूड है। 98% की रेवेन्यू ग्रोथ है इनके कैपिटल मार्केट के बिजनेस के अंदर। एक और बड़ा अचीवमेंट क्या हुआ है नुवामा के लिए कि इनका जो टोटल क्लाइंट एसेट है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज के टाइम पे 4.4 लाख करोड़ का टोटल एसेट मैनेज करती है नुवामा वेल्थ, जिसमें से 3 लाख करोड़ इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन से आता है, 1.25 करोड़ के आसपास इनका ये जो कस्टोडियन वाला बिजनेस है वहां से आता है, और 10,000 करोड़ कंपनी का AUM है एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर। एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस कंपनी ने 3 साल पहले ही स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें आप ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हुई है। सिर्फ 3 साल के अंदर टोटल AUM बेस कंपनी का 10,000 करोड़ के आसपास हो गया। लास्टली एक बड़ा अपडेट भी है, मतलब फिर से इन्होंने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करा है। तो 63 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के अंदर भी। सो एक्चुअली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकी मैनेजमेंट को इस चीज को बार बार पूछा भी गया था कि क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो एसेट लाइट मॉडल है एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ काफी अच्छा रहने वाला है अगले 2-4 सालों तक, बिकॉज आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, तो वो जो सरप्लस कैश आएगा उसको आप कैसे यूज करोगे। तो वहीं पे मैनेजमेंट ने इंडिकेट करा था कि हम ऑफ कोर्स प्लान कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करेंगे। तो फोर्थ क्वार्टर में भी इन्होंने 80 रुपीज के आसपास का डिविडेंड दिया था, एंड अभी सेकंड क्वार्टर में अगेन कंपनी ने 63 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है। सो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से ये जो बिजनेसेस हैं, जो कैपिटल मार्केट के बिजनेस हैं, जिसमें आपका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आ जाती है, ब्रोकिंग कंपनीज आती है, जो आपके प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं लाइक CDSL, BSE, कैम्स, के फिनटेक, इन सारे में ये सारे बिजनेसेस इसलिए इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि एक तो ये एसेट लाइट मॉडल है, तो जो भी कंपनी के पास में ग्रोथ आएगा वो ऑफ कोर्स चांस बन जाता है कि कंपनी उसमें डिविडेंड भी देगी। प्लस इनहेरेंटली अगर आप देखोगे तो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है इन सारे मॉडल्स के अंदर अगले 10, 15, 20 साल के लिए, बिकॉज अंडर पेनेट्रेशन इतना ज्यादा है, फाइनेंशियलाइजेशन थीम इतने अच्छे से प्ले आउट हो रही है इंडिया के अंदर कि इन सारे बिजनेसेस का ग्रोथ तो आना ही है।
बट क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है तो शेयर होल्डर्स को बीच में डिविडेंड के रूप में रिवॉर्ड भी मिलने का चांस बन जाता है। देन मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या रहा है कि पिछले 1-2 क्वार्टर में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ी है, जियोपॉलिटिकली टेंशन भी बढ़ा है, प्लस यूएस में जो आपका इलेक्शन का माहौल है तो उसको लेकर के अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसके बीच इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अगले 5 से 6 साल में एक्सपेक्टेड है कि हमारी जीडीपी डबल होगी, तो जीडीपी डबल होगी तो क्या होगा, लोगों के हाथ में वेल्थ बढ़ेगा, एंड जब वेल्थ बढ़ेगा तो ऑफकोर्स उसको मैनेज करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, लाइक नुवामा वेल्थ, आनंद राठी एंड 361 कंपनी। सो इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सारी कंपनीज का। देन इंडिविजुअली बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नुवामा वेल्थ वाला डिवीजन है उसमें 25% की रेवेन्यू की ग्रोथ है, जो नुवामा प्राइवेट है उसमें 20-22% की ग्रोथ है। एक और बड़ा अपडेट आया है कंपनी का। सो एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में हमने इनके कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि नुवामा को दुबई के लिए इनको अप्रूवल मिल गया है और वहां पे इन्होंने ब्रांच वगैरह सेटअप कर दिया, हायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। एक और बड़ा अपडेट क्या आया इस क्वार्टर के अंदर, सो कंपनी को सिंगापुर में एक्सपेंशन के लिए भी जो अप्रूवल है वो मिल गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर में वहां पे भी ब्रांचेस वगैरह सेटअप कर देगी नुवामा। तो ये क्या करना ट्राई कर रहे हैं, हमने इनका 2-3 क्वार्टर पहले कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि इनकी जो मैनेजमेंट है उनका विजन क्या है कि डोमेस्टिकली इंडिया में तो ग्रोथ की डिमांड, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ एचएनआईज की बात करें या अल्ट्रा एचएनआईज की बात करें, इसमें अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये पूरा मार्केट जो है वो 15-16% पे ग्रो कर रहा है, तो डोमेस्टिकली डिमांड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी को टैप करने का ये प्लान कर रहे हैं। सो बेसिकली नुवामा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है जहां पे ये 3 तरीके की सर्विसेज ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला सर्विस क्या रहेगा, ये इंडियन क्लाइंट्स जो बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको उनको केटर करेंगे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन जो इंडियन ओरिजिन क्लाइंट्स हैं और फॉरेन कंट्रीज में हैं, मतलब जब उसमें आपके एनआरआईज वगैरह भी आ जाते हैं, और वो जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको वो सर्विस करेंगे उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। और तीसरा सर्विस ऑफर करने का इनका प्लान है कि जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं और जो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको वो सर्व करेंगे। सो इस तरीके का ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि इंडियन क्लाइंट्स जो बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनका सबसे जो 2 प्रेफरेंस है वो एक तो दुबई है और दूसरा सिंगापुर है। इसीलिए कंपनी ने पहले दुबई के अंदर एक्सपेंशन किया, अपना ब्रांच वगैरह ओपन किया, और अब ये सिंगापुर के अंदर टारगेट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर में इनका ब्रांच वगैरह वहां पे भी सेटअप हो जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि डोमेस्टिकली डिमांड बहुत स्ट्रांग है ही कंपनी की, लेकिन उसके बाद में भी मैनेजमेंट और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को टैप कर रही है। तो ये मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स जो है जो इस कंपनी के लिए काम करेंगे आने वाले सालों में। इनफैक्ट मैनेजमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगले 2 से 3 साल के अंदर जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसका 20 से 25% रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि ऑफशोर मार्केट से आएगा। मतलब ये जो दुबई सिंगापुर में जो एक्सपैंड कर रहे हैं वहां से 20 से 25% का रेवेन्यू आने का एक्सपेक्टेशन है अगले 2-3 साल के अंदर। और क्योंकि उन मार्केट्स में जो प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो रेवेन्यू के साथ में मैनेजमेंट कह रही है कि 20 से 25% का जो प्रॉफिट है वो भी हमारा बाहर के मार्केट से आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे एक और एडवांटेज क्या मिलेगा नुवामा को कि इनका पूरा मॉडल जो है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज लेट्स से कल को चल के अगर इंडियन मार्केट थोड़ा सा खराब करती है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है, तो भी जो इनका 20-25% का एक्सपोजर जो बाहर की मार्केट में रहेगा वो इनको हेल्प करेगा ग्रोथ के अंदर, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इनके मॉडल में। ये सेम चीज 361 भी कर रहा है, बट वो यूएस के अंदर टैप कर रहे हैं। नुवामा जो है वो अभी दुबई और सिंगापुर के मार्केट्स को टैप कर रहा है। तो मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स है कंपनी के पास में। देन इसके बाद एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस देखोगे आप तो इसमें भी रेवेन्यू ग्रोथ जैसे हमने बात करी बहुत सॉलिड चल रही है, 45% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एयूएम भी अगर हम देखें तो 67% से ग्रो हुआ है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस इनका रेवेन्यू तो 98% से ग्रो हुआ ही है, बट साथ में प्रॉफिट में भी मल्टीफोल्ड ग्रोथ आई है, 158% से कंपनी का पैड ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। बाकी मॉडल वगैरह तो हमने डिस्कस करे ही हैं, कुछ की पॉइंट्स इनका हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट के। एक तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कॉस्ट टू इनकम जो हमने अभी बात करा कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि कॉस्ट टू इनकम हमारा लगातार कम होगा अगले कुछ सालों तक, अगले कुछ क्वार्टर्स तक। तो इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो वाई लेवल पे 11% का इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के कॉस्ट टू इनकम के अंदर, और इसकी वजह से क्या हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला ही है, प्लस कंपनी का आरओई भी काफी तेजी से इंप्रूव हुआ है। 20% का आरओई कंपनी का अब 31% का हो गया है। देन
इनका ये पीएनएल है, तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज के टाइम पे कैपिटल मार्केट से आ रहा है, बिकॉज 98% से इस सेगमेंट का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। लेकिन वो वही पॉइंट समझना जरूरी है कि इस पे ऐसा नहीं कि कल को अगर इसकी ग्रोथ इंपैक्ट होगी तो पूरा बिजनेस बहुत ज्यादा सफर करेगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज अर्निंग टर्म्स में इसका जो इंपैक्ट है पूरे बिजनेस के ऊपर वो हार्डली 3 से 4% के आसपास है, जो मैनेजमेंट ने अपने लास्ट के कुछ कॉन कॉल्स में बताया था। देन इंडिविजुअल बिजनेस की अगर हम बात करें तो इनका ये ओवरऑल नुमामा वेल्थ का नंबर है। इसका कॉस्ट टू इनकम ऑल दो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। देन प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखें तो ये जो आप इनका एमपीआईएस वाला प्रोडक्ट देख रहे हो, मैनेज प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, तो ये एक तरीके का एडवाइजरी सेगमेंट है। इसमें कंपनी क्या करती है कि क्लाइंटों का पैसा ये मैनेज करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। इस वाले सेगमेंट से कंपनी का 41% रेवेन्यू आता है और ये थोड़ा सा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो इसीलिए जितना ज्यादा इससे रेवेन्यू आएगा उतना ज्यादा बेटर है कंपनी के लिए। देन आगे इनका नुवामा प्राइवेट वाले की बात करें तो इसमें जो आप ये कॉस्ट टू इनकम देख रहे हो ये 68% दिख रहा है आपको H1 FY25 के अंदर। लेकिन एक्चुअली में लास्ट ईयर सेबी ने जो AIF प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू रिकग्निशन में थोड़ा सा चेंजेस करा है, तो उसकी वजह से इनका ये जो कॉस्ट टू इनकम है वो एलिवेटेड लेवल पे अभी भी 68% पे है। अगर वो चेंज नहीं हुआ होता तो ये जो कॉस्ट टू इनकम आपको 68% का दिख रहा है ये एक्चुअली में 59% का होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटली बिजनेस और ज्यादा अच्छा कर रहा है, बिजनेस ऑपरेशनली और भी ज्यादा एफिशिएंट है, बट जस्ट बिकॉज कि वो रेगुलेटरी चेंज हुआ था लास्ट ईयर तो इसलिए कॉस्ट टू इनकम हमको इनका थोड़ा सा हाई लेवल पे दिख रहा है। स्टिल ओवरऑल लेवल पे अगर हम देखें तो कॉस्ट टू इनकम की ट्रेजेक्टरी लगातार इंप्रूव होती जा रही है कंपनी की। सो ये पूरा रिजल्ट था नुवामा वेल्थ का। ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी का नए मार्केट्स के अंदर। प्लस अगर आप गाइडेंस भी देखोगे मैनेजमेंट का तो गाइडेंस क्या है, इनके जितने भी सेगमेंट हैं जिसमें आपका वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, कैपिटल मार्केट है, इन तीनों सेगमेंट को लेकर के मैनेजमेंट का बोलना है कि अगले 3 से 5 साल में हम यहाँ पे जो हमारा टोटल एसेट है उसको 20 से 25% के रेट से ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं। तो 20-25% पे अगर आपका एसेट ग्रो करेगा तो मोटा मोटा जो रेवेन्यू है इनका उसका ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी भी बिल्कुल इन लाइन रहने का एक्सपेक्टेशन है, 20-25% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा। और क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो बहुत हाई चांस है कि 30-35% के आसपास का पैड ग्रोथ रहना चाहिए कंपनी का अगले 3 से 5 साल के अंदर। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत सॉलिड है, करंट परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा अच्छी है, 50% पे बिजनेस ग्रो कर रहा है। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव डील हो जाती है, बिकॉज इनका अगर आप अभी तक का फर्स्ट हाफ का जो टोटल प्रॉफिट देखोगे वो ऑलरेडी 76% इन्होंने कर दिया है FY24 के कंपैरिजन में। मतलब पिछले साल जितना टोटल प्रॉफिट था एनुअल उसका 76% कंपनी ने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एंड अगर हम यहां से और कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं अगले 2 क्वार्टर्स का, स्टिल इनका जो फॉरवर्ड पी निकल करके आता है FY25 का वो अराउंड 24-25-26 के आसपास आता है। सो बिजनेस ग्रो कर रहा है 50% पे, पूरे इंडस्ट्री में सबसे हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, लेकिन जो पी मल्टीपल है वो 24-25-26 निकल करके आता है FY25 के बेसिस पे। तो डेफिनेटली यहां से भी बहुत सॉलिड री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। चार्ट आप देखोगे तो आपको जरूर दिखेगा कि पिछले कुछ मंथ्स में क्वार्टर्स में स्टॉक 50-60% का रनअप दे चुका है, लेकिन अगर आप डील समझोगे, बिजनेस का वैल्यू समझोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहां से भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। डेफिनेटली इस पूरे स्पेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लगता है, इंटरेस्टिंग बेट है करंट लेवल के ऊपर। सो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ही हमको फोकस करना है जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आती है, आपकी पूरी कैपिटल मार्केट का स्पेस आता है। सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। बीच बीच में आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जरूर ऐसे कुछ हिट्स लगेंगे, जो पूनावाला के साथ हुआ, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में हुआ, कुछ टाइम पहले अरमान के साथ में हुआ था। तो बीच बीच में ऐसे केसेस जरूर होंगे हमारे साथ में, बट हमको क्या करना है उन प्रॉब्लम्स के साथ में जल्दी से निकलना है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बेट करना है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो जो जहां पे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, जहां पे आउटलुक थोड़ा सा खराब चल रहा है, वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वेट करेंगे कि नहीं 3 साल बाद 4 साल बाद हमारे बाइंग लेवल पे आ जाएगा तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपका कुछ वेल्थ क्रिएट होगा नहीं मार्केट से, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप बहुत बड़ी रैलीज जो है वो उस पूरे ड्यूरेशन में मिस कर दोगे। सो पॉइंट वही है कि जहां प्रॉब्लम है वहां से निकलना है, जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे फोकस करना है। एंड यही पूरा जर्नी है वेल्थ क्रिएशन का।
इसीलिए हम इतना रिगरसली ट्रैक करते हैं बिजनेसेस को, हर एक उनका बिजनेस अपडेट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, देन कॉन कॉल डिस्कस करते हैं। क्यों? बिकॉज जहां पे भी हमको प्रॉब्लम दिखे वहां से हमको दूर रहना है, एंड जहां पे अपॉर्चुनिटीज है वहां पे और ज्यादा एग्रेसिवली बेट करना है। तो यही पॉइंट है। बाकी रिजल्ट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इनका कॉन कॉल भी जल्दी डिस्कस करेंगे, एंड आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।